हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश यादव MK 3D क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस का चैप्टर चल रहा था। कुछ मैंने चैप्टर आपको साइंस पढ़ा दिया हूं, तो लॉकडाउन की वजह से क्लासेस रुक जाती है, तो पुनः क्लासेस आज से चालू हो रही है। तो मैं इसमें गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल पढ़ाने जा रहा हूँ। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊँगा, विस्तार पूर्वक समझाता भी जाऊंगा इसमें। अब इसमें क्या है, पहला है कि गुरुत्वाकर्षण। इसमें पहला मैं पढ़ाऊंगा गुरुत्वाकर्षण क्या है। गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु को गुरुत्व के कारण अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। और जिस बल से आकर्षित करता है किसी वस्तु को, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। कहने का मतलब, पृथ्वी पर एक प्रकार का चुंबकत्व पाया जाता है। जैसे किसी वस्तु को ऐसे छोड़ते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर क्या कर लेती है, उसको आकर्षित कर लेती है। इसीलिए पृथ्वी पर एक प्रकार क्या पाया जाता है, चुंबकत्व पाया जाता है, यही और इसको जिस बल से आकर्षित करता है इसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्व के कारण उसको आकर्षित कर रहा है, इसीलिए उसको, और उसके वेग में जो परिवर्तन होगा उसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। तो कहने का मतलब, ध्यान रखिए, किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण अन्य पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करने को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो होता है ब्रह्मांड में उपस्थित है। ब्रह्मांड में हर जगह गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण भी कहा जाता है। अब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की बल आते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक पिंड ए है, एक पिंड पृथ्वी, इसको मैं छोड़ता हूँ तो अपनी ओर इसको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। एग्जाम पूछ लेता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसे क्या कैसे डिनोट करते हैं? FG से डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स डिनोट करते हैं। इसकी बीमा जो होती है दोस्तों, ML_T-2 होती है। ये कैसी राशि होती है गुरुत्वाकर्षण? एग्जाम में श्योर पूछा जाता है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि है? सदिश राशि। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण की कौन सी राशि है? सदिश राशि होती है। गुरुत्वाकर्षण की बीमा क्या होती है? ML/T-2। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर, फार्मूला देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर Gm1m2/r²। ये जहाँ G जो होता है, जहाँ G एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान पूछ लेता है एग्जाम में। पूछता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो होता है इसका मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका मान जो होता है, इसका मान होता है
6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये एग्जाम में पूछता है। मैंने बीमा लिख दिया mL/T-2 होता है, इतना ध्यान रखिए। और सदिश राशि बता दिए हैं। इसका कहने मतलब इसका मान किसने दिया है, एग्जाम में एक बार पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण, जो इस सात्विक गुरुत्वाकर्षण होता है, इसका जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मान जो दिए थे कैवेंडिश ने दिए थे। इसका मान जो दिए थे किस वैज्ञानिक ने दिए थे, कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। किसने दिए थे, कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। इसने दोस्तों हाइड्रोजन की खोज भी किए थे। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने ही किए थे, ये भी ध्यान रखें। हाइड्रोजन की खोज जो किए थे, हाइड्रोजन की खोज किए थे कैवेंडिश ने ही। और जी का मान जो दिए थे कैवेंडिश ने ही दिए थे, इतना ध्यान रखिए। गुरुत्वाकर्षण केवल द्रव्यमानों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, केवल द्रव्यमान पर आधारित होता है। ये इसमें केवल किस पर आधारित होता है, द्रव्यमानों पर आधारित होता है। ये द्रव्यमानों पर आधारित होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। किस पर आधारित होता है, द्रव्यमानों पर। गुरुत्वाकर्षण बल में दोस्तों सिर्फ आकर्षण बल होता है। सिर्फ क्या होता है, आकर्षण बल होता है। आप लिखते जाइएगा सब। गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण। इसमें प्रतिकर्षण बल नहीं होता। इसमें एग्जाम पूछता है गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण बल होता है। जैसे किसी वस्तु को छोड़ा जाता है, नीचे जाता है तो सिर्फ आकर्षित करता है। ये द्रव्यमानों पर आधारित होता है। ये दो पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है, इतना ध्यान रखिए। गुरुत्वाकर्षण एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम पूछा गया है, रेलवे एनटीपीसी कई बार हर एग्जाम पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिए थे न्यूटन ने। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। और फिजिक्स के पिता जो हैं न्यूटन हैं। ये न्यूटन ने दिए थे। गति विषयक नियम को भी न्यूटन ने ही दिए थे, इसको आप ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन और है, पूछता है कूलाम का नियम किसने दिया था। कूलाम का नियम जो दिए थे न्यूटन ने ही दिए थे। कूलाम का नियम ही न्यूटन ने दिए थे। ये कूलाम का नियम जो होता है आवेशों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, आवेशों पर। इसमें क्या होता है दोस्तों, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। जैसे इलेक्ट्रिक होता है, करंट होता है, विद्युत होता है, तो उसमें क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो ये आवेशों पर आधारित होता है। तो F बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r² होता है। ये इसकी वैल्यू होती है, इसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर ये होता है। ये एग्जाम पूछा जाता है जी। ये जो होता है म्यू नॉट जो होता है निर्वात की विद्युत चुम्बकशीलता कहते हैं। इसका मान जो होता है 8.85 × 10⁻12 होता है। जिसका होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर होता है। इसका कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कूलाम का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। कूलाम किस पर आधारित होता है, आवेश पर आधारित होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²।
म्यू जीरो का मान कितना होता है, इतना होता है। इसको निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इसकी पूरे का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन। इसको होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता है। तो मैंने गुरुत्वाकर्षण संबंधित क्वेश्चन आपको बताया, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला टॉपिक इसमें होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके वेग में जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। जैसे मैं ये वस्तु है, इसको मैं छोड़ता हूँ तो इसके वेग में जो परिवर्तन होता जाता है उसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। तो कहने का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके वेग में जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। और त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन को, दर को त्वरण कहा जाता है। अगर कोई भी वस्तु है उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो समझ जाइए उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जिसके वेग में परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। इसे स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं, इसका मान जो होता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल जी का मान कितना होता है। और कैपिटल जी का मान तो मैंने आपको बता दिया, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। दोनों में से आप ध्यान रखिएगा, इसको ये होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण एक समान नहीं पाया जाता। इतना ध्यान रखिएगा। जी का मान जो होता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कई बार है। तो जी ध्रुवों पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। विषुवत रेखा पर, ये सब क्वेश्चन लिखते जाइएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन तीनों इम्पॉर्टेंट, तीनों में से कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा बता दिए हैं। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दें तो जी का मान जो होता है कम हो जाता है, जी का मान कम हो जाता है। यदि पृथ्वी घूर्णन गति, जो घूमने की क्षमता उसको बढ़ा देते, जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यही क्वेश्चन पूछता है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति कम कर दें तो जी का मान अधिक हो जाता है। अब इन केपलर संबंधित नियम जब बताएंगे तो इसको मैं बताऊँ कैसे कम होता है, कहाँ पर। तो कम होता है, अधिक हो जाता है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, इसमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसको ध्यान रखिए, आप लिख लीजिए।
अंतरिक्ष में पिंड का भार, अंतरिक्ष में पिंड का भार जो क्या होता है, भारहीन होता है, क्योंकि वहाँ पर वायु नगण्य के बराबर पाई जाती है। अंतरिक्ष में किसी पिंड का भार भारहीन होता है, भारहीन अर्थात शून्य होता है। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना ध्यान रखिए। सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है, 28 गुना होता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिए। अब केपलर संबंधित नियम जो हैं, केपलर से संबंधित नियम एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रहों संबंधित नियम किसने दिया है, तो केपलर ने दिया है। ग्रहों से संबंधित नियम जो दिए थे, किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे। और केपलर ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ग्रहों संबंधित नियम किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे। कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। परंतु तीनों नियम को पूछा नहीं जाएगा, वो लिखित परीक्षा हो तब पूछा जाता है। परंतु पहला नियम ये है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते। पहला नियम ये है कि सभी ग्रह जो होते हैं, क्योंकि जो जितने ग्रह होते हैं सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। प्रत्येक ग्रह की कक्षीय चाल जो होती है नियत होती है, सबकी कक्षीय चाल क्या होती है, नियत होती है। और तीसरा ये है किसी पिंड के परिक्रमण काल t का वर्ग उसका क्षेत्रफल के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तीसरा नियम है। परंतु एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। पूछा जाएगा तो यही कि ग्रहों संबंधित कितने नियम है, 3 नियम है। इतना 3 नियम में ध्यान रखिए, मैंने लिख दिया है। और ग्रह संबंधित किसने नियम दिया है, एक केपलर ने दिया है। बस अगर पूछता है कोई तो आप बता सकते हैं कि पहला नियम है कि प्रत्येक ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और सबकी कक्षीय चाल क्या होती है, नियत होती है। समय जो लगता है उसका वर्ग होता है, और क्षेत्रफल जितना लेता है उसके तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इतना आपको बताना है अगर मान लो कोई पूछता है तब। अब इससे संबंधित क्या है, ग्रहों की संख्या तो आपको पता होगा। ग्रहों की संख्या है 8। ग्रहों की संख्या दोस्तों 8 है। अगर मान लो पूछता है ग्रहों की संख्या 8 है, उसको भूगोल में पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, ध्यान रखिए। अब एक इसमें क्वेश्चन है पलायन वेग। पलायन वेग का मतलब होता है कि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पिंड वापस लौट कर नहीं आता, उसे कहा जाता है पलायन वेग। उसे क्या कहा जाता है, पलायन वेग। तो पृथ्वी का पलायन वेग एग्जाम में पूछता है, परिभाषा नहीं पूछेगा। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य का पलायन वेग कितना होता है, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये तीनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तीनों में से कभी कभी एग्जाम पूछता रहता है।
पृथ्वी का प्लायन वेग मैंने बताया, चंद्रमा का प्लायन वेग मैंने बताया, सूर्य का प्लायन वेग। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल, ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षी चाल ये होता है 1 घंटा 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने उपग्रह कक्षी चाल होता है 1 घंटा 24 मिनट, इतना ध्यान रखिएगा। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के कक्षा को व्यक्त पश्चिम से पूरब घूमता है भूस्थायी उपग्रह कहलाता है। ऐसा उपग्रह कौन सा है, मतलब कि ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी अक्ष के परितः पश्चिम से पूरब दिशा में घूमता है, वो कौन सा उपग्रह कहलाता है, तो उसे कहा जाता है भूस्थायी उपग्रह। उसे क्या कहते हैं, भूस्थायी उपग्रह। इतना ध्यान रखिए क्वेश्चन। उपग्रह जब एक चक्कर लगाता है तो उसे परिक्रमण काल कहा जाता है। जब कोई भी उपग्रह होता है एक चक्कर लगा लेता है तो उसे परिक्रमण काल कहा जाता है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो मैंने आपको उपग्रह संबंधित, गुरुत्वाकर्षण संबंधित, गुरुत्व संबंधित अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ाया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो आपके दोस्तों भी अच्छी तरह से पढ़ते रहें। सभी दोस्तों को बहुत बहुत